नमस्कार। बांग्लादेश में हाल ही के सत्ता परिवर्तन के बाद की बदलती राजनीति और बदलती परिस्थितियां जो विच इज फुल ऑफ वायलेंस स्पेशली अगेंस्ट हिंदू एंड हिंदू टेम्पल्स वुड बी ए बिग चैलेंज फॉर बांग्लादेश एंड इंडिया। ये कैसे बदलेगी आने वाले समय में, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, दूरगामी नतीजे क्या होंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। प्लीज स्टे विद अस थ्रू आउट द वीडियो। हमें ढाका में फर्जी जन क्रांति, बोगस पीपल रिवॉल्यूशन का गुणगान बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अराजकता का जश्न मनाना वैसी ही गलती है जैसे अरब स्प्रिंग का स्वागत करने वालों ने की थी। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बारे में 5 बातें कही जानी चाहिए। कुछ बातें बेशक पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो दोहराने लायक है। पहला, यह भारत के लिए बुरी खबर है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। चाहे उनकी कोई भी गलती हो, लेकिन शेख हसीना भारत की अच्छी दोस्त थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान थी जिन्होंने इस्लामवाद के खतरे के बढ़ते ज्वार का विरोध किया। और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हसीना के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति होगी। हालांकि हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में वहां क्या चल रहा है, और जैसा चल रहा है उससे अनुमान लगाना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन भारत विरोधी बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का फैसला, अब सत्ता में आने वाले भारत विरोधी तत्वों को शामिल करना और इस्लामवादी आंदोलनों का उदय होना कोई उत्साहवर्धक संकेत नहीं है इस दिशा में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के लिए। एक गहन चिंता का विषय है ये। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, किसी देश को एक साथ रखने के लिए धर्म ही काफी नहीं है। वह पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे जब बांग्लादेश उसका हिस्सा था, लेकिन उनके ये शब्द अभी भी बिल्कुल सच है। दिस इज द 100% टेस्टिमनी ऑफ द ट्रुथ। ये वही मुजीबुर रहमान है जिन्हें बांग्लादेश राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। यह निष्कर्ष निकालना जल्दी होगी कि हसीना के बाद का बांग्लादेश का परिदृश्य क्या होगा, लेकिन सभी हिंदू जानलेवा खतरे में है या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जैसा दिखाई देता है, लगातार पिछले 2 हफ्ते से खतरे, उनके ऊपर हमले बढ़ रहे हैं हिंदुओं पर। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, बिजनेस का नुकसान किया जा रहा है। तो इट इज प्रीटी इजी टू प्रिडिक्ट but not yet sure what would be the scenario in the times to come in the Bangladesh. Or importantly, how the current government, the caretaker government, will take care of the Hindu and Hindus' interest in Bangladesh. क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था तो हिंदुओं को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा था। कई लाख हिंदू शरणार्थी भारत आए थे। आज के प्रदर्शनकारी अपना वह इतिहास भूल चुके हैं और बांग्लादेश के निर्माण से पहले के उस भयानक हत्याकांड को भी भूल चुके हैं। इसलिए हमेशा यह खतरा बना हुआ है कि इस्लामवादी हिंदुओं का निशाना बनाएंगे और वे सबसे आसान लक्ष्य हैं। उनका जान माल हानि की पूरी संभावना है। आने वाले समय में दिस केयर टेकर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाने वाली है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज बांग्लादेश इन अ जियोपॉलिटिकल स्पेस इन द टाइम्स टू कम, एंड इट हैज टू बी डन एट द अर्लीएस्ट। प्रतिदिन गुजरता हुआ देर कर रहा है। ऐसा नहीं भी होता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी आशंकाएं निराधार हों। तो बांग्लादेश के स्थान का मतलब है कि भारत के लिए रणनीतिक परिणाम होंगे। अपने पूर्वी पाकिस्तान अवतार में इस क्षेत्र में भारत विरोधी तत्वों ने हमारे अलगाववादियों को शरण दी है। स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के बाद जब भी भारत विरोधी शासन सत्ता में रहे हैं, सीमा पार से भारत के लिए खतरा बढ़ा है, घुसपैठ बढ़ी है, आतंकवादियों का रास्ता बना है। तो बांग्लादेश में favorable government or a neutral government that support India would be the matter
of the concern in the times to come. दूसरा, शेख हसीना के निष्कासन पर खुश होना और तथाकथित जन आंदोलन की जीत का जश्न मनाना, खासकर वामपंथियों के द्वारा, ये उनकी मूर्खता और नासमझी है। हालांकि शेख हसीना हाल के वर्षों में निरंकुश हो गई थी, लेकिन वह खून की प्यासी तानाशाह कभी नहीं थी, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है शेख हसीना के जाने के बाद, देश छोड़ने के बाद। हर सड़क पर, हर कोने पर एक लाश है, एक आंदोलन है, एक वायलेंस है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट में, बेशक वो हिंदू है या कोई और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहां पर एक डर का माहौल है। और अगेन, हाउ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू एड्रेस दैट पीस, ओनली that would define the success of this. मेरा मानना है केवल आर्थिक प्रगति ही लोगों को खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें 1970 के दशक में ईरान के अनुभव से यह सबक लेना चाहिए। तेल राजस्व और बढ़ती समृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने फिर भी शाह के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया। हमें ईरान से एक और सबक लेना चाहिए कि जब एक अलोकप्रिय अलोकतांत्रिक शासक को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का शासन स्थापित हो चुका है। यह तर्क देना कठिन है कि शाह की जगह लेने वाला क्रूर मध्ययुगीन शासन उसके निरंकुश शासन से कहीं बेहतर था। बोथ वर द सेम। सो अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, शेख हसीना को बाहर निकाल दिया गया है, जो करंट सेट ऑफ द गवर्नमेंट आई है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट एंटी इंडिया रेजिम, सो इट इज प्रीटी अर्ली टू से कि ऊंट किस करवट बैठेगा, हवा किस ओर चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। अभी हमें शायद 1 से 2 महीना और देखना होगा वहां पर कि बांग्लादेश कैसे अपने आप को संभाल पाता है, कैसे अपने आप को इस वायलेंस के दौर से निकाल पाता है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, शेख हसीना बांग्लादेश में पिछले आम चुनाव में बहुत भारी बहुमत से जीत कर आई थी। हालांकि उसका कारण एक यह भी था कि विपक्ष ने बांग्लादेश इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो विच वॉज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन उस समय में काउंटर यह भी था कि भाई देयर इज ए कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये एक छोटी सी बात लग रहा था, ठीक है अपोजिशन ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सो व्हाट मैटर्स। लेकिन जो बेसलाइन थी, एक तर्क यह भी था कि लंबे समय में सत्ता में रहने के बाद अर्थव्यवस्था सब कुछ ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वास्तव में विपक्ष नाराज क्यों था? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह थी, या देयर वर सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच आर मैनेज्ड थ्रू immoral practices which were not allowed or preferred or suggested in any democracy. जैसे कि पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं से हमें पता चलता है कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सरकार जो अपनी शक्ति के नशे में चूर हो और यह मानने में बहक जाए कि संसदीय लोकतंत्र तब बेहतर काम करता है जब विपक्ष को साइड में कर दिया जाए, या विपक्ष को निष्कासित कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, या विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, या किसी और तरीके से विपक्ष की रोल को कम कर दिया जाए, तो यह संसदीय लोकतंत्र के भविष्य का खतरा बन जाता है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, opponents rather, were arrested. They were reduced to, or they were pushed to a wall where they were not allowed to function, they were not allowed to raise their voice. Ultimately, छात्रों के रूप का जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है, no doubt it has a supporting backing of the opposition parties, especially Muslim Leagues. So it is very important कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ चलें। 5वां और अंतिम पॉइंट है, दक्षिण एशिया अब और भी खतरनाक जगह बन गया है, खासतौर पर भारत और भारतीयों के लिए। भले ही आप कई सिद्धांतों पर यकीन ना करें कि ढाका में उथल पुथल के पीछे विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, इवन अमेरिका भी है या हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश
कुछ महीनों की तुलना में अब बहुत कम स्थिर है। एक अस्थिरता ने वहां पर पांव जमा लिए हैं और अगेन जो करंट सेट ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप लेती है वायलेंस को कर्ब करने के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए, प्लस नई गवर्नमेंट को जो इलेक्शंस के थ्रू आएगी उसको एस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट वुड बी दी स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक एंड हाउ फास्ट दे आर गोइंग टू टेक। अब भारत की स्थिति पर विचार करते हैं। पाकिस्तान एक घोषित दुश्मन है, कई जंग लड़ चुके हैं, हमारा जो बॉर्डर है वो एक्टिव बॉर्डर है, कभी क्रॉस फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ चलता रहता है। सो इज द चाइना, खुला दुश्मन है। उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो भारत को बॉर्डर पे, हिमालयाज में भी नहीं, ओशंस में भी, एयर स्पेस में भी, नेवल स्पेस में भी, हर जगह हमें चैलेंज कर रही है, कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रही है। चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेर दिया जाए। नाउ क्या अब एक बांग्लादेश अघोषित दुश्मन होने वाला है, स्पेशली अगर करंट सेट ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल, टू कर्ब द वायलेंस, स्पेशली अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ऑल्सो what steps they are going to take to stabilize Bangladesh as a country। श्रीलंका अभी अभी एक बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजरा है जिसमें कुछ ऐसे ही दृश्य हमें देखने को मिले थे जो बांग्लादेश में अभी हो रहे हैं। तो फ्रॉम दी नेबरिंग स्टैंड पॉइंट, नेबरहुड स्टैंड पॉइंट, क्या हो रहा है भारत के चारों तरफ? नेपाल भी अस्थिर है, हर कुछ महीने में वहां पे प्रधानमंत्री बदल जाता है, कभी प्रो इंडियन आ जाता है, कभी प्रो चाइना आ जाता है, और प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान वन एंड द सेम थिंग। तो हो क्या रहा है? हाउ इंडिया इज गोइंग टू सर्वाइव इन दीज ऑड्स? हम मालदीव्स में के साथ में अपने संबंध मधुर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया था। बावजूद इसके ये एक बहुत गहन चिंता का विषय है, क्योंकि चीन वहां पर कंटिन्यूसली अपना प्रभाव जमा रहा है, बढ़ा रहा है। रादर यह कोई सुखद स्थिति कतई नहीं है। इसलिए शायद हम में से कुछ लोगों को ढाका में फर्जी जन क्रांति का गुणगान बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। यह जन क्रांति नहीं है, इट इज ए बिग चैलेंज फॉर इंडिया ऑल्सो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम श्योर कि भारत सरकार इस बारे में पर्याप्त कदम उठा रही होगी। हालांकि मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा, जब ये बांग्लादेश में जो हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से, रादर से कि पिछले 15-20 3-4 वीक से जो हो रहा है, उस समय में जो हमारा खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही थी? व्हाई डिडंट दे गिव अप द हेड्स अप to the Indian government? And if they gave the heads up to the Indian government, what Indian government did to protect our interest, our national interest, India's national interests in Bangladesh और बांग्लादेश के रूप में, दोनों में क्या किया? दोनों संभावना में हमने क्या किया? क्या हमारा खुफिया तंत्र फेल हुआ? क्या हमारी सरकार फेल हुई खतरे को भांपने में और सही वक्त पर सही कदम उठाने में? बहुत सोचने का विषय है। प्लीज डू नॉट गेट अ पॉलिटिकल सेवी साइड, थिंक इट फ्रॉम अ ट्रू इंडियन स्टैंड पॉइंट, अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। इफ इंडिया डज नॉट टेक इनोवेटिव एंड प्रोएक्टिव मेजर्स, देयर इज ए गुड चांस दैट it will be geopolitically locked in within an unfriendly South Asia. The proverbial Achilles heel of Indian foreign policy continues to be its neighborhood. Contemporary Indian foreign policy has an ambitious vision from being the leader of the global South to be an arbiter in global geopolitical contestations, to make a serious claim to be a pole in the world politics. But if it happens, अगर भारत चारों तरफ से अनफ्रेंडली साउथ एशिया से घिर गया, तो भारत का ग्लोबल पोल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एम्बिशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पड़ोस में ही अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर पाए, तो विश्व में हम अपना प्रभुत्व कैसे कायम कर पाएंगे?
बेशक डिप्लोमेटिक, बेशक पॉलिटिकल, doesn't matter, but we have to solve this crisis. We have to think ahead of China, we have to think ahead of Pakistan, we have to think ahead of Sri Lanka, Nepal, all these neighbors, including Afghanistan. We have to have our proactive policies, we have to have that thinking hat on, including the government level, including the technology level, including the defense level, including the intelligence level. At all levels, we have to take a leap forward to address that issue, to protect India's ever growing interests. With this is Dhirendra Gaur signing off. Hope you like our presentation. Please do subscribe if you haven't and do hit the bell icon. Also, please provide your comments to help us serve you better. Thank you very much. Do take care of yourself. See you soon.